एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। अच्छा, एंटीबायोटिक्स को ना हम मुख्तलिफ तरह से ना डिफरेंट मतलब कैटेगरीज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। वो किसकी बेस पे करते हैं वो भी हम देखते हैं। लेकिन अच्छा, एंटीबायोटिक्स दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, पहले ये देख लेते हैं। सम आर बैक्टीरियोसाइडल और सम आर बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, कुछ जो होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देती हैं, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल जिनको कहा जाता है। ठीक है, जो कि डिज़ीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। और कुछ होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मीन आपको पता है किसी एक चीज़ को स्टॉप कर देना। तो कुछ जो होती हैं वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस में वो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स क्या होती हैं बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि ऑल टोटल हमारी बॉडी में से जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा कि वो मज़ीद डिजीज़ नहीं कॉज कर सकते। और दूसरी डिजीज़ सॉरी दूसरी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, वो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, तो भी हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इन दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, दे मे बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, इनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं इनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे। ठीक है, यानी किसी का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, किसी का चेंज होता है। और ऑन मोड ऑफ एक्शन, और किसी के एक्शन की बेस पे। यानी कि कुछ मेडिसिन जो होती हैं, अब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, वो 3 टाइम की हमें मेडिसिन मोस्टली देते हैं जी। एक दिन बाद अगर आपको नहीं आराम होता है तो आप आ जाएँ। वो 3 तरह की कैसी होती है, ठीक है। हम पहले तो खाते हैं मेडिसिन, अगर हमें एक दिन आराम नहीं होता, हम दूसरे दिन जाते हैं तो वो थोड़ी सी मेडिसिन चेंज करके दे देता है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो पहली वाली मेडिसिन खाई थी वो बहुत ही ना इतनी हाई पावर की नहीं थी। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को जाकर उसकी सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, उसकी सेल वॉल को डिस्टर्ब करता है, लेकिन वो बैक्टीरिया तो सेल वॉल से मरना ही नहीं है जी। वो बैक्टीरिया तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जब तक डैमेज नहीं होगी वो नहीं मरेगा। तो फिर हम अगले दिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो हमें हाई पावर की मेडिसिन देता है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को किल कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। अगर हम उस दिन भी नहीं ठीक होते, हम तीसरे दिन जाते हैं तो वो हमें उससे हाई पावर की देते हैं, जो कि बैक्टीरिया के जो हमारे अंदर इन्फेक्शन कर रहा है उसके डायरेक्ट न्यूक्लियस को जाके जी, न्यूक्लियर मटेरियल को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से वो डेड हो जाएगा। तब वो बहुत हाई पावर की मेडिसिन होती हैं। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो हमें वापस बुलाते हैं कि अगर ठीक ना हो आप तो आपको मेडिसिन चेंज करके दें। ठीक है, कि आपके अंदर जो इन्फेक्शन है वो इस नॉर्मल मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो डिफरेंट मेडिसिन्स का जो है वो मोड ऑफ एक्शन चेंज होता है, यानी कोई सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगी तो कोई सेल मेम्ब्रेन को, या तो कोई न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करेगी। तो इनका मोड ऑफ एक्शन चेंज होता है। ठीक है, इसकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं, और इसी बेस पे इनका केमिकल जो स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज होगा। ठीक हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट है द मेजर पॉइंट्स ऑफ अटैक ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखें कि मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका। सिंपली यही है, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे किस तरह अटैक करते हैं, और इसी बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि कुछ मेडिसिन जो होती हैं जो हम लेते हैं वो जो सेल वॉल होगी ना उसकी सिंथेसिस को ही रोक देगी, इनहिबिट कर देगी, स्टॉप कर देगी। जब उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस ही नहीं होगी तो बैक्टीरियल ऑटोमेटिकली जो है वो डेड हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है डैमेज टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो सबसे आउटर पे होगी वो सेल वॉल होगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देती हैं, और कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक मेडिसिन लिया पहले दिन, वो सेल वॉल को की सिंथेसिस को स्टॉप करने वाली थी, लेकिन अब जो हमारे पास अंदर बैक्टीरिया है वो एंजाइम जब तक उसके डैमेज नहीं ना होंगे तो वो नहीं होगा डैमेज। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा और हम ठीक नहीं होंगे। तो हमने पहले दिन जो सेल वॉल्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली मेडिसिन्स ले ली, हम उससे ठीक नहीं हुए, हम अगले दिन वापस गए। अगले दिन डॉक्टर्स ने हमें जो मेडिसिन्स दी हैं वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं। ठीक है, हमने वो खाई, हम वो भी ठीक नहीं हुए। थर्ड डे हम गए तो उन्होंने हमें कौन सी दी, जो कि इनहिबिट कर देंगे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, इनको इनहिबिट करते हैं। तो हम वो मेडिसिन खाएंगे तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और प्रोटीन की सिंथेसिस उसकी ख़त्म स्टॉप हो जाएगी होना। तो उसकी वजह से भी वो नहीं मरेगा। फिर हम जब लास्ट डे जाएँगे तो हमें लास्ट मेडिसिन देगा जी, इससे हम ठीक हो जाएँगे। ठीक है, ये क्या कर देगा, उसकी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको ही स्टॉप कर देगा, उसके सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हम ठीक हो जाएँगे। ठीक है, यानी कि डॉक्टर्स को पता होता है
कि जो हमारे अंदर डिज़ीज़ है वो इन 4 तरीक़ों से ही ख़त्म होगी। तो वो सबसे पहले हमें नॉर्मल मेडिसिन देते हैं। एकदम हमें एंजाइम्स का नहीं देंगे, इससे हमारा मतलब इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, इंटरनली हम वीक हो जाते हैं इतनी ज़्यादा हाई पावर की मेडिसिन्स खाने से। और या तो वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से देंगे, या तो न्यूक्लिक एसिड वाली जो होती है ना, इससे मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाते हैं। तो ये 4 ही तरीके ये आपको पता होने चाहिए। ये नहीं आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अब आप इस लेवल पे आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए। अगर आप एक मेडिसिन से ठीक नहीं होते तो वापस आप डॉक्टर को कहें कि हमें मेडिसिन चेंज करके दें, हम इससे ठीक नहीं हो रहे, ठीक है? आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए। आपके घर में भी बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट किया करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे किया जाता है या कौन सी एंटीबायोटिक्स करती हैं, ठीक है? दोज एंटीबायोटिक्स विच आर कैपेबल टू इनहिबिट सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन्स जो कि इस काबिल हों, वो कैपेबल हों कि सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल को इनहिबिट कर सके, स्टॉप कर सके, उसकी सिंथेसिस को रोक सकें, ठीक है? तो वो डॉक्टर जो है सबसे पहले रिकमेंड करेंगे हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम कि सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी सेल वॉल पर ही डिपेंड करता है, यानी कि सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे? अदर माइक्रो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या तो एंटीबायोटिक से। तो जब हम उसकी सिंथेसिस को ही स्टॉप कर देंगे, तो फर्स्ट मेडिसिन हम डोज लेंगे जब, तो उस फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है वो उसकी प्रोवाइड सिंथेसिस प्रोटेक्शन टू स्टॉप कर माइक्रो देंगे, ठीक हो ऑर्गेनिज्म गया? मीन सेल वॉल जब हम प्रोवाइड नेक्स्ट प्रोटेक्शन डोज टू लेंगे तो वो माइक्रो डायरेक्ट जाके ऑर्गेनिज्म, माइक्रो सेल वॉल जो ऑर्गेनिजम्स है के माइक्रो इंटरनल ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड अटैक करेगी, करेगी, ठीक है? जिसकी वजह से वो जल्दी से डिफरेंट किल अदर हो जाएगी। और जब ऑर्गेनिज्म से थर्ड डोज हम हार्मफुल लेंगे तो वो जो उसके ऑर्गेनिज्म से, कुछ ठीक है? तो अब जो थे जब हम उसकी सेल वॉल को असरात इनहिबिट थे कर वो भी देंगे, ख़त्म उसकी हो सेल वॉल की जाएंगे, सिंथेसिस ताकि को नेक्स्ट इनहिबिट टाइम कर वो देंगे या पता है डिस्ट्रॉय क्या, कर देंगे, डिजीज़ तो को ना उसको कम्प्लीटली तौर प्रोटेक्शन पे प्रोवाइड ख़त्म करने करना के लिए कोई पड़ता भी है। नहीं होगा। ये तो नहीं कि कोई भी खाली हम जो सेल्स को ख़त्म हार्मफुल कर देंगे, अदर नो, वो माइक्रो जहाँ पर ऑर्गेनिज्म थी या उस बैक्टीरिया जगह को कोई और क्लीन भी चीज़ करना है, तो पड़ता है, वो ठीक इस है? पे क्या करेगी, उसके कुछ ना कुछ इसको असरात इस पे होते अटैक हैं कर वहाँ देगी और पर। इसको किल तो कर जो देगी, थर्ड ठीक है? डोज हम लेते हैं जैसे वो गिव उसको क्लीन स्ट्रक्चर कर या देते तो हैं, ताकि ज़रूरी हमारी नहीं ना बॉडी कि से अदर माइक्रो कम्प्लीटली तौर पे ऑर्गेनिज्म उस अटैच माइक्रो करते हैं, हम जो ऑर्गेनिज्म का असर एंटीबायोटिक्स ख़त्म लेते हैं हो वो जाए। डायरेक्टली जाके नेक्स्ट इसको पॉइंट है इसको गिव प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर नहीं इन मिलेगी शेप टू द तो माइक्रो इसको किल ऑर्गेनिजम्स। कर देंगे। नेक्स्ट तो गिव स्ट्रक्चर हमें एंड पता है कि शेप सेल टू द वॉल जो है वो माइक्रो प्लांट को भी ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ये और माइक्रो शेप ऑर्गेनिज्म को आउट स्ट्रक्चर करती और है। शेप देती है। इसी हमें भी तरह पता है उसको कि जो इवन सेल स्टैंड वॉल होने है में वो भी हेल्प प्लांट्स आउट को करती है भी सेल वॉल। जो है तो एक रिजिड उसका मतलब स्ट्रक्चर रिजिड रहता है एक किसकी वजह पौधे से? को सेल वॉल खड़ा की वजह रखने से। के लिए तो उसमें इसी हेल्प तरह आउट जो करती है, माइक्रो उसको ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर हैं में उसके उनकी हेल्प आउट स्ट्रक्चर करती और है, ठीक है? शेप को उसकी भी शेप में प्रोवाइड उसको करती है हेल्प क्या? आउट करती सेल है वॉल, ठीक हो और गया? प्रोवाइड नेक्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी है और प्रोवाइड स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। प्रोवाइड तो करती है माइक्रो सेल वॉल ऑर्गेनिज्म माइक्रो को ऑर्गेनिजम्स स्टेबल को, ठीक रहने हो में भी गया? हेल्प आउट करती है, उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया? अब ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, ये 3 चीज़ें हैं जो कि सेल वॉल प्रोवाइड करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो जिसकी वजह से अगर हम सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो ना तो उसको स्ट्रक्चर और शेप में कोई प्रोवाइड करेगा, कोई हेल्प आउट करेगा, ना उसको स्टेबल होने में कोई हेल्प आउट करेगा, और ना ही उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन देगा, जिसकी वजह से वो जल्दी से किल हो जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर मैंने लिखी हुई इन्फॉर्मेशन वो ये है कि सेल वॉल कैसे रिजिडिटी या तो शेप और स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन लॉन्ग चेन ऑफ ठीक है, जो सेल वॉल होती है ना वो पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है? और पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। लॉन्ग चेन होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स के, किसके? एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिन एसिड, ठीक है? इन दोनों के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं और ये रिपीट होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और ये एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। हमें पता है ये हमें लॉन्ग चेन कैसे बनती है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके या 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। इसी तरह एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन मिलके एक लॉन्ग चेन बना देगा और दूसरी चेन एन एसिटाइल म्यूरामिन एसिड जो है वो एक लॉन्ग चेन बना देगा, ठीक है? अब ये दोनों लॉन्ग चेन बना लेंगे और इसको हम पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। अब ये जो 2 बनाएँगे ना ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होंगे, यानी कि एक डीएनए शेप में होंगे, जिसकी वजह से वो सेल वॉल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको सख्त रखेंगे, ठीक हो गया? इस तरह वो इसको स्ट्रक्चर और शेप भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं। अगर ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, क्रॉस लिंक ना हो, डीएनए की शेप में प्रेजेंट ना हो, तो इनको ब्रेक करना ईजी हो जाता है, ठीक है? ये इतनी सख्त नहीं हो सकती इसकी सेल वॉल या बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक हो गया? तो फिर इस वजह से ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, डीएनए की शेप में होते हैं आपस में, और जिसकी वजह से जो सेल वॉल को रिजिडिटी मिलती है। नेक्स्ट एक छोटी सी डायग्राम है, जैसे कि सेल वॉल है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन प्रोवाइड रिजिडिटी, सिंपल लिखा हुआ है, मैंने वही जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आउटर जो सेल वॉल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है? रिजिडिटी किसे कहते हैं? एक सख्त एक हार्ड फॉर्म प्रोवाइड करेगी, ठीक है? और किससे पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिली होती है ये मैंने आपको बता दिया, क्रॉस लिंक्ड होती है, इस वजह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल होगी वो थोड़ी हार्ड होती है।
जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स यूज़ फॉर सेल वॉल इन्हिबिशन, यानी कि सेल वॉल को इन्हिबिट करने के लिए, उसकी सिंथेसिस को इन्हिबिट करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है। अब आप लोग गेस कीजिएगा, अब आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तो अब कोई बीमार होता है, तो आप लोग इन्फेक्शन हो जाता है कुछ, तो देखिएगा फर्स्ट मेडिसिन्स में इनका नाम ज़रूर होगा। तो हैं कौन-कौन सी, पहली है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम आपने बहुत बार सुना हुआ है, इसका भी हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, भई किसने ये डिस्कवर की थी, कैसे डिस्कवर हुई थी, मोल्ड से हुई थी, ये तो सबको पता है, लेकिन हम इसकी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है। थर्ड है साइक्लोसिराइन, फोर्थ है विनैकोमाइसिन और फिफ्थ है बेसिट्रेसिन, ठीक है। ये 5 मेडिसिन होंगी, ये आप देखिएगा ज़रूर इसमें नाम होगा, ज़रूर होगा जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो, ठीक है। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं पेनिसिलिन के बारे में, कि ये थोड़ा-सा इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसका हम कंप्लीट फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो द फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक, यानी कि जो पहली एंटीबायोटिक थी ना मॉडर्न, यानी कि जो फर्स्ट पे बनी थी पहली बार, यानी कि आपको पता है, ये आपने इसकी हिस्ट्री जब मैं बताऊँगी तब आपको पता चलेगा, तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल पेनिसिलियम, यानी कि अभी भी बहुत सी ज़्यादा यूज़ होती है। अब बहुत सी एंटीबायोटिक्स है, यानी कि जो पहले ईजाद हुई थी और अब उनमें बहुत सी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन ये पहली एक है जिसमें जो अभी तक वैसे ही यूज़ होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। प्रोड्यूस किसने की थी, पेनिसिलियम नोटेटम, यानी कि पेनिसिलियम ने ही की थी, और इसने पेनिसिलिन अपने ही नेम पर इस मेडिसिन का नेम रखा था, ठीक है। ऐसे ही होता है, जो कोई डिस्कवर करता है वो अपने नेम से ही रिलेटेड इसका नेम रख लेता है, ताकि ज़्यादा अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेशन। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द आइसोलेटेड बाय फ्लेमिंग इन 1928, ठीक है। अब जो है ये डिस्कवर किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी 1928 में, व्हेन ही फाउंड इट एज अ कंटेमिनेंट ऑन अ कल्चर प्लेट, यानी कि इसने जब एक मोल्ड अपने कल्चर प्लेट में देखा था, तब इसने 1928 में फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, क्या डिस्कवर की थी, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन इज सेलेक्टेड फॉर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सम स्पाइरोजीट, यानी कि पेनिसिलिन किसके लिए सेलेक्ट की थी, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई के लिए। डिप्लोकोकाई का आप लोगों को पता चल जाएगा, अभी मैं बता दूँगी, वैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी इसकी, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के लिए और सम स्पाइरोजीट के लिए, ठीक है, यानी कि इन सब को किल करने के लिए पेनिसिलिन यूज़ हुई थी। कॉज इट इज़ रियली टॉक्सिक इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन पेशेंट्स, इट मे गिव राइज टू सेंसिटिविटी, यानी कि इतनी ज़्यादा हाई पावर की मेडिसिन होती है कि इससे सेंसिटिविटी भी कॉज हो जाती है, यानी कि आपको पता है ज़्यादातर मेडिसिन खाएं तो आपको स्टमक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ, इस वजह से हमें ना इन मेडिसिन के साथ जो है बहुत सी अदर प्रिकॉशंस भी क्रिएट करनी पड़ती हैं, यानी कि पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। बस ये टॉपिक छोटा सा था, इन्फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी कभार आ भी जाता है मास्टर्स लेवल पे, लेकिन ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नोट्स आप लोगों को जीमेल पे मिल जाएंगे, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, और अगर कोई डिज़ायरेबल टॉपिक है समझने के लिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना सब ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।